नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। पटना में विधानसभा के हंगामे के बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने परिवारवाद पर विपक्षियों को जमकर लताड़ा है। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी से सीधा सवाल करते हुए बीजेपी में चल रहे परिवारवाद का पर्दाफाश किया है और तंज कसते हुए कहा है कि कृपया क्या आप अपने कैबिनेट, मंत्रिमंडल और पार्टी में व्याप्त परिवारवाद का अवलोकन करना चाहेंगे, क्योंकि ये जानकारी टेलीप्रॉम्प्टर पर नहीं दिखेगी। अब ये लोग परिवारवाद की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री खुद इल्जाम लगा रहे थे। जब देश के सभी लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी, नीतीश कुमार जी और सब लोग गोलबंद कर रहे हैं, तो ये लोग परिवारवाद का आरोप लगा रहे थे। हम ज्यादा कुछ नहीं, जो फैक्ट है, जो रिकॉर्ड है, वो समक्ष रखना चाहते हैं कि बीजेपी में, एनडीए में कितना परिवारवाद है। जो मोदी जी के साथ कैबिनेट में बैठते हैं, अनुराग ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे हैं महोदय। दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया, माधवराव सिंधिया के बेटे हैं महोदय, कैबिनेट मंत्री। किरण रिजिजू पूर्व विधायक कोटरेम स्पीकर रिंचिन खारू के बेटे हैं महोदय, वो भी कैबिनेट मंत्री है महोदय। एक और कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल है महोदय, वेद प्रकाश गोयल के बेटे हैं महोदय। एक और कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मंत्री देवेंद्र प्रधान के बेटे हैं महोदय। एक और कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह जी के बेटे पंकज सिंह, खुद भी विधायक है। केंद्र मंत्री अनुप्रिया पटेल, मंत्री के पति भी विधायक है महोदय। आपके मिनिस्टर राव इंद्रजीत सिंह पूर्व मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह के बेटे। भारतीय प्रवीण पवार पूर्व विधायक अर्जुन पवार की पत्नी है। आपके कैबिनेट मंत्री नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे जो है वो विधायक है महोदय। बंगाल में इनके नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी पूर्व केंद्र मंत्री शिशिर अधिकारी के बेटे हैं। इनके मंत्री राव साहेब धनवे के बेटे संतोष धनवे विधायक है। आपके सांसद रविशंकर प्रसाद जनसंघ नेता ठाकुर प्रसाद जी के बेटे हैं। आपके डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पिता गंगाधर फडणवीस पूर्व एमएलसी रहे महोदय। इनके सांसद विवेक ठाकुर के पिता केंद्र मंत्री सीपी ठाकुर जी महोदय। सांसद अशोक यादव, उनके पिता हुकुमदेव नारायण यादव। इन सांसद संजय जायसवाल, उनके पिता जो है मदन जायसवाल। 18 नंबर 18 नीरज शेखर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे। नंबर 19 सांसद पंकजा मुंडा पूर्व केंद्र मंत्री गोपीनाथ मुंडे की बेटी। कैलाश विजयवर्गीय का बेटा आकाश विजयवर्गीय विधायक है महोदय। रीता बहुगुणा पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी है महोदय। जितेंद्र प्रसाद के बेटे जितिन प्रसाद वहां मंत्री है महोदय। आपके सांसद राजवीर सिंह, उनके पिता कल्याण सिंह पूर्व मुख्यमंत्री रहे और उनके बेटा भी मंत्री है महोदय। आपके सांसद प्रवेश वर्मा, साहेब सिंह वर्मा के बेटे सांसद है महोदय। सांसद पूनम महाजन प्रमोद महाजन जी की बेटी है महोदय। रवि सुब्रमण्यम के भतीजे तेजस्वी सूर्या आपके सांसद है महोदय बीजेपी से। अभिषेक सिंह पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे। बीवाई राघवेंद्र पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे। जयंत सिन्हा पूर्व केंद्र मंत्री यशवंत सिन्हा के बेटे। लेट विजय राजे सिंधिया की बेटी वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रही हैं महोदय। सांसद दुष्यंत सिंह पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे। महाराष्ट्र के मंत्री राधाकृष्ण विखे पटेल के सूर्य विखे पटेल जो है वो सांसद है महोदय। तो इस हिसाब से ये पूरा परिवारवाद। अब बिहार में अगर बात करें तो नितिन नवीन जी कौन है बता दीजिए। श्रेयसी सिंह कौन है वो बता दीजिए। नीरज सिंह कौन है बता दीजिए। उनकी वाइफ जो है वो भी क्या है वो भी बता दीजिए। नीतीश मिश्रा जी क्या है वो भी बता दीजिए। वैसे तो चारा घोटाला करते थे, लेकिन वो भी आरोपी रहे महोदय। उनके बेटा को इन्होंने टिकट दिया तो ये आरोप मुक्त हो जाते हैं महोदय। राणा रणधीर जी महोदय, स्वर्णा सिंह महोदय पुत्र वधु सुनील सिंह एक्स-एमपी, इनके जो प्रतिपक्ष के नेता है विधान परिषद में, वो किनके बेटा है जो इनके प्रदेश अध्यक्ष है?
तो ये परिवारवाद इन लोगों को महोदय नजर नहीं आता। वहीं बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हुई बदसलूकी पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को बिहार की जनता देख लेगी, और क्या कुछ उन्होंने कहा आप भी सुनिए। मैं आज दिन भर अस्पताल में रह करके टीवी पर देख रहा था किस तरह से नीतीश कुमार की सरकार ने लोकतंत्र को शर्मसार किया है, और जिसके कारण विजय कुमार की हत्या हुई, मौत नहीं। मुझे तो लगता है कि आजादी के बाद पहली बार 74 के आंदोलन में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी, और मुझे तो इधर के दिनों में याद नहीं है कि कोई राजभवन कूच करे सरकार के खिलाफ या विधानसभा कूच करे। इस ढंग से बर्बरतापूर्ण, केवल बर्बरता ही नहीं, सोची समझी रणनीति के तहत और जिस निर्लजता के साथ इसे झुठलाने की कोशिश की जा रही है, ये आने वाले दिन में नीतीश बाबू आप तो पोस्टमार्टम को झुठला सकते हो, लेकिन बिहार की जनता जो पोस्टमार्टम करेगी वो कभी आप नहीं झुठला पाओगे। एक एक पाई का। वहीं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला किया है और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ 302 के तहत मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। गुरुवार को बीजेपी ने विधानसभा मार्च निकाला था। इस दौरान एक कार्यकर्ता विजय सिंह की मौत हो गई थी। सम्राट चौधरी ने गुरुवार की शाम एक चैनल से बात में कहा कि मार्च एकदम शांतिपूर्ण चल रहा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। हम जैसे ही डाक बंगला चौराहा पहुंचे तो अचानक पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, आंसू गैस के गोले से हमला किया। मैं बीच में खड़ा था, डाक बंगला चौराहे पर मैं बैठ गया। मैंने कह दिया कि गोली मारना है तो मार दो, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार कर लो। हमारे सामने लाठीचार्ज की गई। क्या लोगों को इस तरीके से मारा जाता है? लोकतंत्र की हत्या हो रही है और हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या नीतीश कुमार ने किया है। नीतीश कुमार पे 302 का मुकदमा चलाने का काम करेंगे। एकदम 302 का मुकदमा नीतीश कुमार जी के खिलाफ चलेगा। वहीं केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने गुरुवार को एक बार फिर समान नागरिक संहिता को लेकर अपना समर्थन दोहराया है। उन्होंने कहा कि केवल केंद्र सरकार ही इसे लागू करने का काम कर सकती है। राज्यपाल ने कहा कि केंद्र को सबसे पहले यूसीसी के उचित कार्यान्वयन के लिए मार्ग प्रशस्त करना होगा। अनुच्छेद 44 कहता है कि समान नागरिक संहिता का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना प्रत्येक राज्य की जिम्मेदारी है। इस पर भी आपत्ति उठ सकती है, लेकिन मैं बहुत पहले से ही कह रहा हूं कि भले ही अनुच्छेद 44 एक निर्देशक सिद्धांत है और उसका सरकार को उचित कार्यान्वयन के लिए एक व्यवस्था के रूप में खड़ा होना होता है। आप इस बात से रोकना चाहते हैं कि कोई लोग अपनी चिंता की अभिव्यक्ति दें, इसको रोकना चाहती हैं आप? मैं कहता हूं स्वागत करना चाहिए। जो कुछ कह रहा है वो कहने दीजिए, और फिर सरकार उन सारी बातों को, सरकार को पता चलेगा क्या कह रहे हैं। उन संवेदनशीलताओं का सरकार ध्यान रखेगी कोई भी फैसला करते वक्त। गवर्नर साहब, कहा यह जा रहा है कि चुनाव पर्पस से यूसीसी को लाया। जो लोग कह रहे हैं, मैं चुनाव लड़ रहा था 1986 में, जब मैंने सरकार से इस्तीफा दिया था, इसी विषय पे दिया था ना। तो मैं चुनाव लड़ रहा था उस वक्त। चुनाव को कुल 1 साल हुआ था। देखिए, पहले आपकी प्रॉब्लम यह है कि आप पहले पूरा स्टडी नहीं करते किसी भी चीजों को, सिर्फ सुपरफिशियल सवाल होते हैं। मुझे इंटरेस्ट नहीं करते ये सवाल। अगली बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ में अखिलेश यादव जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट पहुंचे। प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर मंथन हो रहा है। जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट दफ्तर में मुलाकात सपा नेताओं की कार्यकर्ताओं से हो रही है। कार्यकर्ताओं और सपा नेताओं से अखिलेश यादव मिल रहे हैं। तो प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर समाजवादी पार्टी में लगातार मंथन चल रहा है। जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट दफ्तर में मुलाकात नेताओं के बीच में हो रही है, समाजवादी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच में।
कार्यकारिणी के गठन को लेकर चर्चाएं जो हैं वो तेज हैं। सपा नेता और अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी में बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट अखिलेश यादव पहुंचे हैं और समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर मंथन जो है वो समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच चल रही है। वहीं 13 जुलाई को हापुड़ पुलिस को NH-9 से एक 30 साल की महिला का शव बरामद हुआ था। शरीर पर कोई जाहिर चोट नहीं है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और शिनाख्त में जुट गई है। वहीं पुलिस की तरफ से बाकायदा महिला की तलाश के लिए लोगों से पूछताछ की जा रही है। तो मृतका की पहचान जो है नहीं हो पाई है। 13 जुलाई को अज्ञात महिला का शव मिला था। महिला के शरीर पर किसी तरीके की चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। महिला ने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई है। हालांकि पुलिस की तरफ से महिला की शिनाख्त की कोशिश जो है वो लगातार जारी है, लेकिन अभी तक महिला के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है। शहरी क्षेत्रों के साथ साथ पुलिस जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिला के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल महिला के बारे में अभी तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है। मृतका की पहचान के लिए पुलिस जो है लगातार हापुड़ पुलिस प्रयासरत है। अभी तक महिला की शिनाख्त नहीं हुई है। आपको बता दें कि 13 जुलाई को महिला का जो है शव बरामद हुआ था। महिला ने रेड कलर के कपड़े पहने हुए हैं। हालांकि महिला के शरीर पर किसी तरीके के चोट के निशान नहीं पाए गए हैं, लेकिन अभी तक महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। और वही पिलखुआ से SI बनी सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है बनी सिंह जी। आर्या न्यूज में महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है, क्या अभी तक महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है? क्या पता नहीं चल पाया कि महिला कहां से है और उसकी मौत के पीछे की वजह क्या है? हाँ, तमाम प्रयास किए गए हैं जी। आने जाने वाले लोगों से, वहाँ पे काम करने वाले, फैक्ट्री में काम करने वाले, फैक्ट्री में गाड़ी की सुरक्षा में लगे लोगों से जी। शिनाख्त के प्रयास किए गए। जी। इस महिला का अभी कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। शिनाख्त होना बहुत आवश्यक है। बनी सिंह जी, क्या लगता है आपको, महिला की हत्या करके शव फेंका गया है या फिर किसी हादसे की वजह से महिला की जान चली गई है? प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि ये महिला किसी शारीरिक बीमारी से ग्रसित थी और कमजोर थी। रास्ते में जाते समय किसी कारणवश फिसल कर नाले के पास गिर जाने के कारण मृत्यु होना प्रतीत होती है। बॉडी पे ऐसा कोई चोट या निशान नहीं पाए गए हैं जिससे किसी अपराध होने की पुष्टि होती हो। बनी सिंह जी, महिला का शव जो है वो कितना पुराना बताया जा रहा है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? अभी इसका पोस्टमार्टम आज होना है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पर कितने समय पुरानी है वो अवगत कराया जाएगा। वैसे प्रथम दृष्टया देखने से 6-7 घंटे पुरानी बॉडी प्रतीत होती है। बनी सिंह जी, महिला की शिनाख्त के लिए क्या कुछ किया जा रहा है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से? सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, सभी समाचार ग्रुप में जितने भी हैं जी, और सोशल मीडिया ग्रुप और हमारे सोशल वॉलंटियर ग्रुप में हैं, उनसे और आसपास के गांवों में जी लोगों को मृतका का फोटो, कपड़े दिखाकर शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। फैक्ट्री वाला एरिया है, फैक्ट्री में काम करने वाले बाहर के और जनपद के रहने वाले लोगों को फोटो दिखा कर शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। बनी सिंह जी, महिला की आइडेंटिटी के लिए कोई खास मार्क या फिर कोई अलग पहचान है जिससे लोग पहचान सके महिला के बारे में? कोई ऐसी चीज जो पहचान में आ सके महिला के कोई भी ऐसा चिन्ह
नहीं पाया गया है जिससे शिनाख्त के रूप में प्रयोग किया जा सके या जिसके आधार पर शिनाख्त की जा सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बनी सिंह जी इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो हापुड़ में एक महिला का शव 13 जुलाई को पाया गया था, लेकिन अभी तक महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस अपनी तरफ से लगातार प्रयास कर रही है कि महिला के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा सके। वहीं बिजनौर एसपी ने दारोगा को निलंबित कर दिया है और विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। दारोगा योगेश कुमार चौकी प्रभारी बरूकी थाना कोतवाली देहात की जांच एसपी ने नगीना के सीओ से कराई है और रिपोर्ट के बाद उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई में पाया गया कि दारोगा ने पीड़ित के शिकायती प्रार्थना पत्र में प्रभावी कार्रवाई न करते हुए संबंधित व्यक्ति को बुलाकर लंबे समय तक अनाधिकृत रूप से चौकी पर बिठाए रखा, जिस मामले पर कार्रवाई नहीं की गई। वहीं फिरोजाबाद के थाना टुंडला क्षेत्र में नगर के गौरी रेस्टोरेंट का मामला सामने आया है, जहां रेस्टोरेंट में पति के साथ खाना खाने गई महिला से छेड़छाड़ की गई। रेस्टोरेंट के मालिक के बेटे पर महिला ने छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। इसी बीच महिला की शिकायत पर पुलिस ने रेस्टोरेंट मालिक को हिरासत में ले लिया है। ने एक सूचना दी कि वो अपने पति के साथ गौरी रेस्टोरेंट में खाना खाने गई थी। तभी जो गौरी रेस्टोरेंट का मालिक है, उसका बेटा रामू है, उसने महिला छेड़खानी की थी। छेड़खानी का जो तहरीर महिला ने दिया उसके मुकदमा जो मुकदमा लिखा जाए और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज वहीं फिरोजाबाद जिले के थाना सिकोहाबाद के मोहल्ला न्यू यादव कॉलोनी के रहने वाले राजेश और गौवंश के साथ अप्राकृतिक कृत्य का मामला सामने आया है। उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। बता दें कि आरोपी रोटी खिलाने के बहाने गाय को बुला लेता था, फिर उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य करता था। इस घटना का वीडियो बनाया गया, जिसके बाद मामला संज्ञान में आया और वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अपने प्राइवेट पार्ट के साथ को लेकर और गाय के साथ वो एक अप्राकृतिक कृत्य कर रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद इमीडिएटली हम लोगों ने टीमें लगाई और इस व्यक्ति को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। यह व्यक्ति सिकोहाबाद का ही निवासी, इसका नाम राजेश यादव है। ये एसबीआई में सुरक्षा कर्मी के तौर पे काम कर रहा है और इसको हम लोगों ने इमीडिएटली अप्रीहेंड किया। इसे पूछताछ की गई। पूछताछ में इसने स्वीकार किया कि यह काम ये पिछले 2 सालों से कर रहा है। हम लोगों ने इसमें उचित धाराओं में आईपीसी और आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है। इसको जेल भेजा जा रहा है। बाकी साक्ष्यों के आधार पर इस विवेचना का निस्तारण किया जाए। तो अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से है, जहां दातागंज तहसील क्षेत्र में घरों में पानी घुस गया है। गांव में कटान शुरू हो गई है, घरों में घुसने लगा है बाढ़ का पानी। सड़क कटकर पानी और गांव में घुस गया है। आपको बता दें कि स्कूल भी इसके चपेटे में आ गया है। अत्यधिक पानी का आने से स्कूल गिर सकता है। ग्रामीणों ने वीडियो वायरल कर मदद की गुहार लगाई है। दातागंज तहसील क्षेत्र के बेहटी गांव का मामला बताया जा रहा है। तो सड़क कटकर पानी जो है वो गांव में घुस गया है। स्कूल में भी जलभराव की स्थिति हो गई है। अत्यधिक पानी की वजह से स्कूल गिरने की संभावना भी जताई जा रही है। वहीं ग्रामीणों ने सोशल मीडिया के जरिए वीडियो वायरल कर मदद की गुहार लगाई है। तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में भी बाढ़ जो है वो तबाही मचा रही है। बदायूं के दातागंज तहसील क्षेत्र में बेहटी गांव में सड़क कटकर पानी जो है वो पूरे गांव में घुस चुका है। स्कूल में भी पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से स्कूल के गिरने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। वहीं ग्रामीणों ने वीडियो वायरल कर प्रशासन और शासन से मदद की गुहार लगाई है। वहीं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी आए दिन नई बातों को लेकर छात्र और प्रोफेसरों के बीच कहासुनी होती रहती है। इसी बीच कई बार छात्र प्रदर्शन पर बैठ गए और विश्वविद्यालय के अव्यवस्थाओं को लेकर प्रदर्शन करने लगे। कुछ ऐसे ही गुरुवार को हुआ। यूनिवर्सिटी के अव्यवस्थाओं को लेकर छात्र यूनिवर्सिटी के वीसी का पुतला फूंकने के लिए इकट्ठा हुए थे और नारेबाजी कर रहे थे। इसी बीच यूनिवर्सिटी के चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर सत्यपाल सिंह और छात्रों के बीच झड़प हो गई, जिस पर छात्र उग्र हो गए और सत्यपाल सिंह का बीच बचाव
वहां मौजूद गार्ड को करना पड़ा। वहीं ब्रजघाट से जल लेकर दिल्ली लौट रहे 11 साल के कांवड़िए की सड़क हादसे में मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक जैसे ही शिवभक्त थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के कुचेसर रोड चौपाल पर सुबह करीब 3:30 बजे पहुंचा, तभी पीछे से आ रहे एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने 11 साल के दीपांशु को साइड मार दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना पाकर बाबूगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो अगली बड़ी खबर नोएडा से है। नोएडा में भी बाढ़ का तांडव देखने को मिल रहा है। सीईओ नोएडा रितु महेश्वरी गायब चल रही हैं। 3 दिन से नोएडा का एक हिस्सा बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। हजारों लोग बेघर हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हजारों गौवंश पानी में फंसे हुए हैं, लेकिन रितु महेश्वरी नदारद हैं। रितु महेश्वरी ने एक बार भी स्थल का निरीक्षण नहीं किया। नोएडा प्राधिकरण के क्षेत्र सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित इलाकों में आते हैं। नोएडा सीईओ रितु महेश्वरी की संवेदनहीनता इससे नजर आती है। नोएडा में बाढ़ आई हुई है, लोग फंसे हुए हैं, हजारों लोगों के घरों में पानी भरा पड़ा है, गौवंश परेशान है, लेकिन सीईओ रितु महेश्वरी अभी तक निरीक्षण के लिए नहीं पहुंची हैं। उनका कोई अता पता नहीं है। नोएडा प्राधिकरण के ज्यादातर क्षेत्र जो हैं वो बाढ़ ग्रसित है, लेकिन लोगों को नोएडा सीईओ रितु महेश्वरी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। रितु महेश्वरी को नोएडा के बाढ़ ग्रसित इलाकों से कोई लेना देना नहीं है। उनकी संवेदनहीनता इसी बात से नजर आती है कि पिछले 3 दिनों से नोएडा में बारिश की वजह से बाढ़ आई हुई है, लेकिन नोएडा सीईओ रितु महेश्वरी को फुर्सत नहीं है बाढ़ ग्रसित इलाकों का दौरा करने का। वहीं भारत विकास परिषद युवा शक्ति हापुड़ की तरफ से अधिष्ठापना दायित्व बोध समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का शुभारंभ वंदे मातरम के साथ हुआ। वहीं इस दौरान शाखा के सदस्यों की बच्चियों ने गणेश वंदना और स्वागत गीत पर सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। सभी का मन मोह लिया। वहीं हरदोई शाहबाद ब्लॉक प्रमुख त्रिपुरेश मिश्रा ड्राइवर सहित 3 लोगों के साथ हरदोई के लिए रवाना हुए, तभी अचानक हाईवे पर गांव कौड़ा के पास हरदोई साइड से बाइक सवार ने टक्कर मार दी। बाइक फॉर्च्यूनर की चपेट में आ गया और बाइक से पेट्रोल निकलने की वजह से बाइक सहित फॉर्च्यूनर कार में आग लग गई। हालांकि फॉर्च्यूनर में बैठे लोग सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने किसी तरीके से आग पर काबू पाया और घायल बाइक सवार को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया।